अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन, आप देख रहे हैं आरिफ डिजिटल और मेरे साथ सीनियर तजियाकार कमर ज़ुमान भट्टी साहब और हमारे सीनियर रिपोर्टर काशिफ भट्ट साहब मौजूद हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया को होने वाली सज़ा के बारे में, उस सज़ा के मुल्की सियासत पर और आइंदा होने वाले इंतखाबात पर असरात के हवाले से। मैं भट्टी साहब से दरियाफ्त करना चाहूँगा, भट्टी साहब क्या लगता है कि ये जो साफर केस में और तोशाखाना केस में जो बानी पीटीआई को सज़ा हुई, पहले तो ये बताएं कि हमें नहीं लगता कि तहरीके इंसाफ के कारकुनों की जानिब से वो रद्द अमल हमें देखने में आया जो एक ज़माने में हम देखते हैं माजी में कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को सज़ा हुई तो जो रद्द अमल सड़कों पर नज़र आया, या मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ जब जबर की सूरत हाल थी तो जो रद्द अमल हमें सड़कों पर देखने में आया, यहाँ पे वो सूरत हाल नज़र नहीं आई। और इसके साथ साथ कहीं भी उस पार्टी की क़यादत की तरफ से भी कोई उस तरह की आवाज़ बुलंद नहीं की गई। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। एक तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो पीटीआई के चेयरमैन की सज़ा के ऊपर रद्दअमल की बात है, या उसकी पहले जो गिरफ्तारी 9 मई को हुई थी उसके रद्दअमल को अगर हम तकाबली इजाज़त दें, या आपने जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के बानी की फांसी के ऊपर जो रद्दअमल की बात कर रहे हो, फिर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की अक्टूबर 99 में और उसके बाद जो गिरफ्तारी के ऊपर सज़ा के ऊपर रद्दअमल की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि दोनों का, पीपल्स पार्टी के कायदीन का और ये जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं और मियां नवाज शरीफ और उसके साथ इमरान खान जो पीछे के बानी, उनकी सज़ा के ऊपर रद्दअमल की बात है, तो दोनों इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। इनके रद्दअमल जो है ना, प्रैक्टिकली नून के तो रद्दअमल थे ही नहीं, ना 99 में रद्दअमल कोई अवामी सतह पे था और ना उसके बाद कोई अवामी सतह पर रद्दअमल था। ठीक है, उनके कुछ थोड़े बहुत लोग निकले बहुत थोड़े, अक्टूबर 99 में तो बहुत थोड़े निकले, और उसके बाद जब निकले तो एक थोड़ी पॉलिटिकल आज़ादी थी इसलिए थोड़े से निकल आए। और जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के था बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट माशाल्लाह था, और उसमें जो रद्दअमल हुआ आपने देखा खुद, वो तो तारीख का हिस्सा है, बिल्कुल सारा कुछ वो लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पे ये है कि बानी पीटीआई की जो है रद्दअमल 9 मई का जो रद्दअमल हुआ वो ऐसा रद्दअमल था कि वो रद्दअमल देते देते रियासत के ऊपर ही हमला बिल्कुल ऐसे। और आज पोजीशन ये है कि जब कल उनको सज़ा हो रही थी साइफर केस में, तो बैरिस्टर जो हैं वो कह रहे थे जी कि हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे, तो हम कोई 9 मई का वाक़या नहीं दोहराना चाहते। यानी उनको खुद भी ये गिल्ट है उनके अंदर कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो रद्दअमल नहीं था, बल्कि वो एक रियासत के ऊपर एक ऐसा हमला था जिसके नतीजे में फिर उनकी पार्टी जो है ना वो तेज़ी से दिनों के अंदर खत्म है। ठीक है ना, लोगों ने अपनी डिसएफिलिएशन भी की, लोग घबराए भी, लोग गिरफ्तारियों से डरे। इलेक्शन जो था पीटीआई का वो सिर्फ इसलिए नहीं हो सका कि इलेक्शन में वोट डालना पड़ता है, वोट डालने के जब आप पहुँचते हैं और अगर आपको मतलूब है वहाँ बाहर पुलिस खड़ी है, तो एक अंदर इतना खौफ था कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए इलेक्शन नहीं करवा पा रहे थे, और इलेक्शन ना करवाते करवाते वो इस लेवल पर पहुंचे कि उनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन से बाहर हो गई। तो रद्दअमल अब ये है कि कल जब उनसे कहा गया कि आप करेंगे रद्दअमल, तो उन्होंने कहा जी हम कोई ऐसा रद्दअमल नहीं करेंगे, हमारा अवाम जो है ना वो 8 फरवरी को निकलेगा। तो 8 फरवरी को भी देखते हैं कि लोग किस तरीके से निकलते हैं और क्या सूरत होती है। लेकिन ये है कि मैं कहूँगा कि ये अच्छी बात है कि अब इन्हें भी समझ आ गई कि जो पॉलिटिकल लड़ाई है उसको पॉलिटिकल स्टाइल में लड़ा जाता है, ना कि जंगी स्टाइल में लड़ा जाता है। 9 मई के जो रद्दअमल था वो सियासी रद्दअमल नहीं था कि बल्कि जंगी रद्दअमल था, और उसमें वो तराने भी ये थे, जाग उठा है सारा, जी बिल्कुल, वो अस्करी सा स्टाइल था उसका, बिल्कुल अस्करी एरियाज में जा रहे थे और वहीं पे लड़ाई करने जा रहे थे। तो वो जाहिर है अपनी मुल्क से, अपनी फ़ौज से, अपनी कौम से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। और अब बदल एक जो फैसला है वो आ गया, और उसके ऊपर अब रद्दअमल 8 फरवरी को एक इम्कान है कि कोई वो शायद रद्दअमल छोकरे आज़ाद उम्मीदवार फरमान की बड़ी सूरत हाल में जीतेंगे, तो फिर कहा जा सकता है कि ये कोई पीटीआई का रद्दअमल है। और अच्छा भट्टी साहब, यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि हमें उस तरह का रद्दअमल देखने में नहीं आया, और जो ज़ाहिर सियासी पार्टियों का होता है। काशिफ भट्ट साहब, आपने इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान बेतहाशा सर्वे किए, और मुझे याद है कि आपको बहुत सारे ऐसे सवालात के जवाबात भी हैरानकुन सामने आए जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। तो अभी जब इस सज़ा के बाद आप सर्वे के लिए जाते हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि लोग उसके जवाब देने से गुरेज़ा हैं, या लोग पीटीआई से उसी तरह लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं जैसे उसकी 9 मई के बाद उसकी क़यादत ने बहुत सारे लोगों ने उसको छोड़ के किया? जी ख्वाजा साहब, पहली बात यह है कि सियासी इंतशार का शिकार है हमारा मुल्क इस टाइम ना, तो इस टाइम इस किस्म के फैसले कि लोगों को सड़कों पर लेके आना, शहर अंगेज़ी का बायस बनना, ये मुतहम्मिल नहीं हो सकता हमारा मुल्क। अभी भी हालात ये हैं, लोगों के अंदर इतना डर खौफ पैदा हो गया है कि जब सर्वे करने के लिए जाते हैं
तो लोग पीटीआई का नाम लेने से वो कहते हैं हम अपना रिएक्शन जो है वो 8 फरवरी को देंगे, हम इसके बारे में कोई बयान देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो कायदीन हैं उन्होंने कहा है कि आप इलेक्शन वाले दिन ही अपना जो रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो वो खुल के सामने अभी बात करने को तैयार नहीं है लोग। इसका मतलब ये है कि हमें जो अमूमन सियासी जमातों का रवैया है, जब उनकी क़यादत को गिरफ़्तार कर लिया जाता है या उनको सज़ा होती है, तो उस तरह की बात तो देखने में नहीं आई। बट जब थोड़ा सा अगर इसकी बात कर ली जाए कि मुकदमात और इनकी जो सज़ा हुई है, क्या इसका टाइम इलेक्शन से पहले जो फैसले आए हैं वो क्या लगता है कि ये उस पार्टी में जो ख़ास तौर पे जो इतवार को इमरान खान की कॉल पे मुल्क भर में जो पीटीआई के उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवारों ने जो रैलियां निकाली हैं, तो कहीं ये उस रैलियों के नतीजे में जो थोड़ी बहुत जान नज़र आई थी हमें तहरीक इंसाफ में, कहीं ये उसको भी तो मतलब अगर ये फैसले चंद दिन बाद इलेक्शन के बाद भी हो जाते तो क्या होना था? देखिए, हर ग्रुप ने आज जो चीज़ भी वक्त चूँकि एक इलेक्शन का माहौल खुला और हर एक ने अपना अपना मैसेज देना है। जो लोग पीटीआई के चेयरमैन की पहले सज़ा की बातें कर रहे थे, वो भी एक मैसेज के हवाले से बात कर रहे थे कि बिल्कुल इंटायरली एक बहुत क्लियर मैसेज देना है कि इन फ्यूचर ये किसी तरीके से काबिल कबूल नहीं। जिस तरीके से आपको याद होगा कि गुलाम इसहाक़ खान ने जब 58(2)B का शिकार किया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, तो उन्होंने अपनी लास्ट स्पीच जो उन्होंने इलेक्शन से कुछ दिन पहले की, तो उन्होंने कौम से खिताब में कहा कि मैंने तो मुर्दा दफना दिया, नहला दिया, अब दफनाना आपका काम है। यानी वो एक मैसेज था कि हमने इसका पूरा एहतमाम कर रखा हुआ, वो हमने कर दिया हुआ है, अब इलेक्शन डे के ऊपर ना इसको हमने दफन ही करना है। ये आप कर देंगे तो अच्छी बात है, वरना बदल दफन। तो अब ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज था कि ये इनको सज़ा होनी है, इन्होंने जेल में रहना ही रहना है, और ये कब तक रहेंगे ये बातें तो फिर जाहिर है कि मैंने आपको अक्सर ये कहता हूँ कि लाडला और लाडला प्लस की गेम है। ठीक है ना, जो लाडला नहीं था उसको फांसी हुई, ठीक है ना, बिल्कुल, और वो गोली भी लगी, और जो लाडले हैं उनको चाहे जो भी मामला तो उनके लिए सहूलतकारी होती रही है। बिल्कुल दुरुस्त। क्या भुट्टो साहब के लिए यासर अरफात ने अपील नहीं की थी? बिल्कुल, सारी दुनिया से आई थी, लेकिन वो अपीलें नहीं सुनी गई। लेकिन नवाज शरीफ की अपील जो सुनी गई और उनको फिर सऊदी अरब ग्रांटर आ गए। ग्रांटर सारे दुनिया के लोग आते हैं, बीच में एक डिप्लोमेटिक माहौल बनता है, सब कुछ होता है, और स्पेशली इंटरनेशनल लीडर्स के लिए बनता होता है। लेकिन चूंकि ये भारत अपने बनाए हुए लोग हैं और इनको बचा के भी रखना, इनको किसी न किसी टाइम पे इस्तेमाल भी करना है। अगर मियां नवाज शरीफ जो है कुछ सालों बाद तमाम सजाओं से वापस पाक होकर जो है वो दोबारा इस वक्त आ रहे हैं, तो अभी इनको भी 10 साल और फिर 14 साल की कैद हो गई है। अभी लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि ये सज़ा जो है ज़्यादा से नहीं चलेगी और ये भी जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो ये बातें लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें होंगी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये मैसेज ज़रूर दे दिया गया कि पीटीआई का कोई फ्यूचर नहीं है इस वक्त तक इस इलेक्शन में। और जो लोग सोच रहे हैं कि आज़ाद जीतेंगे और आज़ाद अपनी कोई गेम कर लेंगे, आज़ाद के बारे में भी लोगों को पता है कि उनकी ज्वाइनिंग जो है या पीपल्स पार्टी में होगी या नून में जो भी इख्तियार में पार्टी आएगी, या कोई वो एक अपना अलग पार्लियामानी ग्रुप बना लेंगे। एक अलग पार्लियामानी ग्रुप अपोजिशन के तौर पर जरूर बैठ जाएगा, लेकिन उनके पास ना मखसूस नशिस्तें होंगी ना कुछ और होगा, और वो उस तरीके से वो गवर्नमेंट के लिए हैसियत भी उस तरह नहीं होगी। ये है, बहरहाल मैसेज बड़ा क्लियर है और वो मिल गया, और ये देना ज़रूरी होता है क्योंकि अब लोगों को जो आप सोच रहे हैं ना कि लोग रिएक्शन देते हैं, लोग भी मुहतात रिएक्शन देते हैं, अपनी जान के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देते। और जो लोगों को चीज़ें खुल के सामने आती है ना कि अरबों रुपए के फ्रॉड हुए हैं यहाँ पे, ये क्या क्या काम हुए हैं, तो लोग किसी की वो कहते हैं जितना खा दिया गाजना टिडोना ने पी, हमें क्या मसला है। तो ठीक है, इसके लिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि वो हमारे लिए खड़ा है, वो हमारे लिए जेल की सजाएं भुगत रहा है, वो ये कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्स्पिरेसी लेवल के ऊपर दूसरी स्टोरी भी आती है। तो ये चीज़ें हैं और मेरा ख्याल है कि अब मैसेज तो बड़ा क्लियर है। अच्छा भट्ट साहब, वैसे क्या भट्ट साहब ने बड़ी कमाल की बात की कि जैसे माजी में वो सज़ाएं माफ़ भी हुई तो दुनिया की तरफ से अपीलें भी हुई। आपको क्या लगता है कि इमरान खान के लिए कहीं से कोई आएगा रद्द-ए-अमल और इनको बचाने की या इनको जेल से निकालने की और मुल्क से निकालने की बात कहीं से होगी? और अगर ऐसा कहीं पे होता है तो आपको क्या लगता है कि खान साहब जो इस वक्त तक उनका ये इमेज पार्टी की सतह पर बरकरार है कि उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए ये सारा कुछ फेस कर रहे हैं, तो वो आइंदा फ्यूचर में भी साबित कदम रहेंगे? हाँ साहब, अभी जो ये फैसला किया गया है ना, बड़ी उजरत में किया गया है, और देखिए सिर्फ 8 दिन रह गए जी, बिल्कुल इलेक्शन में। हाँ जी।
और कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये फैसला ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकेगा। जी हाँ, वो अपील में जाने हैं, अपील के अंदर जाएंगे, ये उड़ जाएगा। ये दोनों फैसले अभी तक हुआ भी ऐसे ही है। जिस तरह अभी भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, लाडला प्लस के दरमियान मुकाबला जारी है, तो ना लाडला प्लस मारा जाएगा ना लाडला ही मारा जाएगा। तो एंड पे ये पैचअप किसी ना किसी टेबल के ऊपर बैठ के ये पैचअप गेम ही होगी। दुरुस्त। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ये सारी गेम छोड़ के बाहर जाएंगे। अच्छा, अगर वो गए तो उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ, इस वक्त तो पॉपुलैरिटी की बहुत बिल्कुल इस वक्त तो उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और खासतौर पे लोगों के अंदर भी हैं, हमदर्दियां भी बिल्कुल ऐसे वो खड़े हैं। अच्छा, बुशरा बीबी को भी सजा हुई। अच्छा, बुशरा बीबी ना तो कोई वज़ीर आज़म थी, ना सियासी तो नहीं थी, लेकिन अगर दूसरी सच में देखा जाए वही चला रही थी। लेकिन दूसरी सच में ये भी देखा जाए कि मरियम नवाज के पास भी कोई सियासी ओहदा नहीं था उस टाइम। जी बिल्कुल, उसको भी सजा मिली थी। बिल्कुल, तो ये बैलेंस लेवल फील्ड प्लेइंग कर दी गई। जी भट्टी साहब, आपको क्या लगता है ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला ही है? मामला तो लेवल प्लेइंग फील्ड के ही चल रहे हैं। देखिए, नून लीग की क़यादत और मरियम नवाज के तमाम जलसों में किताब होता था कि जनाब उसको ये सहूलत, उसको ये सहूलत, और वो सहूलतें वो ये कह रहे थे जो अगर उनको सहूलतें मिली तो हमें भी दी जाए। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद जो मरियम नवाज कहती थी, नून लीग की क़यादत कहती थी, लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद यही था। जो बिलावल जिस लेवल प्लेइंग की फील्ड की बात कर रहे हैं वो नहीं है। वो तो ये है ना कि तमाम के लिए बराबर के मौके। हाँ जी, उन्होंने तो पीटीआई पे वो पाबंदी की भी मुखालफत की। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम इनके जो पॉलिटिकल मुकदमात हैं, 9 मई के मुकदमात, वो भी डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन पॉलिटिकल जो मुकदमात हैं उसको हम डिफेंड करेंगे और उनको हम किसी सूरत में भी जेल में नहीं रखने देंगे। तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला वो यही है कि बुशरा बीबी को जो सज़ा है वो बहुत सारे मामला में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। जिस तरीके से मरियम नवाज के पास पॉलिटिकल उठता नहीं था, लेकिन उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी। अगर आप बात करें डॉन लीग्स केस की में तो सारा मरियम नवाज के कहते कि सारा मैनेज किया हुआ केस था। तो इसमें भी जो है वो बुशरा बीबी की काफ़ी मामला में इन्वॉल्वमेंट थी। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें अलकादर ट्रस्ट की बात करें और जो प्रॉपर्टी टाइकून के साथ जो उनके मामला थे, उसमें जिस तरीके से 190 मिलियन पाउंड का जो फ्रॉड हुआ है और जिस तरीके से जो कुछ हुआ है उसमें और बहुत सारे मामला में, तो उसमें उनकी इस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट थी। और तोशा खाना के बारे में तो मतलब वो तो क्लियर है ना, वो तो ऑडियो कॉल्स के जरिए साबित शुदा है। कहते हैं कि जनाब वो सारे साहब जो थे वो उन्हीं के कहने पर जाते थे। तो तोशा खाना में तो उनकी डायरेक्टली बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, तो फिर सजा तो बनती थी ना। अच्छा बट साहब, क्या लगता है कि 8 फरवरी की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं गौर साहब, उन्होंने कहा कि हम अपने वोट के जरिए बदला लेंगे। तो क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो अपने वोट के जरिए अपनी क़यादत के साथ जो बकौल उनके साथ जो जुल्म हुआ, जो जबर का सामना है, तो वो उसका बदला ले सकते हैं? पहली बात तो यह है कि 8 फरवरी को लोग निकलेंगे तो जरूर, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आज तक यहाँ पे इलेक्टेड हुकूमत आई है? वोट के नहीं है, कभी भी नहीं है। यहाँ पे मामला पहले ही तय होते हैं और देखें आप देखेंगे आने वाले वक्त में, बल्कि अभी भी बातें यही हो रही हैं कि तय हो चुकी हैं, सिलेक्टेड ही हैं, कई और जगह से ऐसी सुनने में आ रही है। सियासत के अंदर इन है और मुल्क के अंदर भी इन है। अभी भी उनकी हुकूमत है और बाद में भी आने वाले वक्त में भी उनकी हुकूमत होगी। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है कि वोट ही फैसला करेगा आइंदा हुकूमत का? देखो, वोट फैसला बेशक ना हो, लेकिन वोट असरअंदाज जरूर होगा। और असरअंदाज इस लेवल पे होगा कि लोग बड़े खुलेआम कह रहे हैं कि 30-40 हज़ार का फ़र्क जो है ना वो मैनेज नहीं हो सकेगा। वो कहते हैं 10-15 हज़ार का फ़र्क मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर लोग निकल आएँ और मैक्सिमम टर्नआउट हो तो फिर मैनेज होना मुश्किल हो जाएगा। तो उस लेवल पे तो वोट के फैसले के बड़े असरात हैं। और जहाँ तक बात है इस वक्त जब एक पॉलिटिकल पार्टी अपने इंतखाबी निशान से दूर है और इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट के मुस्तकबिल के बारे में बहुत सारी कयास रही हैं कि वो कम से कम अपनी मनपसंद जमात में जा सकेंगे, वो किसी और जमातों को जा सकते हैं, कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसके नतीजे में आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा राहें जो है वो किसी हद तक नून की हैं, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि खाली पंजाब के ऊपर अब रख के जो है ना वो गवर्नमेंट नहीं चलाई जा सकती। सिंध, KPK और बलूचिस्तान, ये 3 सूबे ऐसे हैं कि जो बहुत आप कह लेंगे इस वक्त जो आइंदा आने वाला सेटअप है इसमें इन तीनों सूबों का रोल ज़्यादा वाइटल होगा। पंजाब के अंदर क्योंकि लड़ाई है और लड़ाई के नतीजे में रद्दमल ये होगा कि किसी को भी बहुत सिंगल किस्म की मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। तो जब लड़ाई में होगा तो बराबर कुछ नशिस्तें जो इंडिपेंडेंट ले जाएंगे, कुछ नून ले जाएगी, कुछ इस्तेकाम ले जाएगी, कुछ पीपल्स पार्टी ले जाएगी। तो अब जो इंडिपेंडेंट होंगे उनको फिर जहाँ ज्वाइनिंग का मौका मिलेगा, जिधर उनको कहा जाएगा। तो अगर उन्हें लगा कि हमें बाकी 3 सूबों को इंगेज करना है तो फिर इस बात के बहुत इम्कान हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर
बाकी सूबों में पीपल्स पार्टी या किसी और जमात ने ज़्यादा अच्छा मैदान मार लिया तो फिर इस बात के इम्कान हैं कि क़यादत पंजाब से निकल के किसी और सूबे में चली जाए। ठीक हो गया। अच्छा भट्ट साहब, अभी बात हो रही थी चूँकि ज़ाहिर है 8 फरवरी अब बहुत करीब आ चुका और मुल्क के आइंदा सियासी मुस्तकबिल के हवाले से लोगों की उम्मीदें भी हैं कि इलेक्शन में कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जो कम अज़ कम कौम और मुल्क के लिए खैर खाई का मुजाहरा करे और जो मुल्क के हालात हैं ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से जो गैस और बिजली की कीमतें जिस तरह आसमान को छू रही हैं उसमें कोई बेहतरी ला सके, कमी ला सके। तो आपको क्या लगता है कि आइंदा सेटअप में क्या ऐसा मुमकिन होगा, जबकि आपके IMF के साथ बहुत सख्त शराइत पर मुआहदे भी हैं? बिल्कुल खाई साहब, आने वाले वक्त में महंगाई मेरे ख्याल से तो बहुत ऊपर और ज़्यादा ऊपर जाएगी। अभी पिछले दिनों में गैस के टैरिफ भी बढ़ गए, बिजली की मुसलसल, और आज ये भी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल की प्राइसेस भी दोबारा बढ़ने जा रही हैं। तो आने वाले वक्त में जो भी हुकूमत आएगी उसको कीमतों को कंट्रोल करने के मामले में बहुत टफ टाइम मिलेगा। ठीक। और मेरा नहीं ख्याल कि वो कर पाएंगे ये चीज़ें। अच्छा भट्टी साहब, इसी सूरत हाल को अगर देख लिया जाए हम फ्यूचर के हवाले से कि अगर हुकूमत जो है वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाती, तो एक हल्के में ये बात बड़ी शिद्दत से ली जा रही है कि आइंदा हुकूमत 1.5 से 2 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगी, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ हो या कोई भी हो। तो आपको क्या लगता है कि इस बात में कोई वज़न है? भाई साहब देखिए, ये बहुत एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि किस तरीके से गुर्बत को कम किया जाए, आवाम के मसाइल को हल किया जाए। और चूँकि इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम ये है कि कोई स्टेट का कोई बिज़नेस मॉडल नहीं है। स्टेट के पास ये तरीक़ाकार नहीं है कि उसने किस तरीके से टैक्स कलेक्शन करनी है और किस तरीके से उस टैक्स को जो है वो डिवाइड करना मुख्तलिफ तबक़ात में। अब टैक्स कलेक्शन जो है वो उन्हीं तबक़ात से करनी है जिनके ऊपर खर्च होना चाहिए था टैक्स, यानी गरीब आदमी के ऊपर। सारी टैक्स कलेक्शन थ्रू पेट्रोल, थ्रू बिजली के बिल, गैस के बिलों के नतीजे में हो रही है, और जिन तबक़ात से टैक्स लेना उनसे टैक्स का किसी के पास बिजनेस मॉडल नहीं है। कम से कम मुझे नून लीग की क़यादत के पास इस किस्म का कोई बिजनेस मॉडल नज़र नहीं आता। और इसमें अगर आप जिसके ऊपर आपने टैक्स लादना है, बोझ लादना है, वो इसके लिए तैयार नहीं है। आपका कोई ट्रेडर, आपका कोई सनतकार, वो चाहता है कि हमें मैक्सिमम संतों में भी देते हैं, हमें आप सारी गैस उठा के हमें दे दें, घरों को ना दें, ठीक है ना, कि हमने गैस अपनी फैक्ट्री चलानी है और उसके बाद हमने जनाब ये सारा माल बाहर भी भेजना था, कुछ करना हमें उसकी भी इजाज़त दे दी जाए। लेकिन जब उनसे टैक्स की बात की जाए तो वो कहते हैं कि हम तो मरे हुए हैं, हम तो लुटे हुए हैं, हमने तो इस मुल्क को पता नहीं क्या कुछ दे दिया हुआ है। तो ये बोल्ड किस्म के फैसले बहरहाल गवर्नमेंट को करने होंगे। और जो गवर्नमेंट बहरहाल इस मुल्क के अंदर, देखिए आप लोग, एक गरीब आदमी ने अपने बिजली का बिल उतारने के लिए घर की कोई ना कोई चीज बिल्कुल ये कई महीनों से ये सिलसिला अपने असासाजात बेच रहे हैं। आपके मुल्क का अमीर आदमी क्या अपने असासाजात बेचने को तैयार है? वो उस असासाजात में कमी को खसारे में कंसिडर करता है। जब उसका किसी साल में बिजनेस अगर 1 करोड़ से कम होकर 50 लाख में चला जाए, हालांकि 50 लाख इसको फायदा है, वो 50 लाख को घाटे में प्रॉफिट में कमी को घाटा समझा जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि अब ये बारी जो है इस मुल्क की एलीट क्लास की है कि उनके एसेट्स जो हैं वो कम होने हैं। जब तक वो कम नहीं होंगे ये मुल्क आगे माशी तौर पे नहीं चल सकता। और इसमें मुश्किल ये है कि जो गवर्नमेंट भी ये काम करेगी उसको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ का ट्रेडर, यहाँ का बिजनेस चलाने वाला, यहाँ का इंडस्ट्री जो है वो स्टेट के साथ डायरेक्ट खड़ा हो जाएगा, वो आवाम को एक्सप्लॉइट करेगा, कभी मार्केटें बंद करेगा, कभी कुछ करेगा। और पब्लिक हमारी इतनी भोली है कि उनके अपने गिरेबान पे पड़े तो वो इतना नहीं चीखते जितना किसी और के गिरेबान के ऊपर पड़े तो वो चीखने शुरू कर देते हैं। तो ये आवाम को समझना होगा कि जब भी बिजनेस मॉडल में कोई गवर्नमेंट अगर इस मुल्क के असल अमीर लोगों के ऊपर, खातादारों के ऊपर कोई बोझ डाले तो उसके साथ खड़ा ना हुआ जाए, हुकूमत को फेवर किया जाए। फिर वरना यहाँ जब टैक्स नेट बढ़ाने के लिए उनके ऊपर हाथ डाला जाए और उन्होंने शोर मचाया और लोग उनके साथ जुड़ गए तो फिर बिल्कुल 1.5 साल के अंदर जो है तब्दीली के इम्कान। और लोगों ने समझदारी का मुजाहरा किया कि ठीक है यार आप टैक्स दो, तो फिर हो सकता है कि 5 साल भी सिस्टम चले, लेकिन बहरहाल विजडम के साथ चलाना होगा, जिसको भी चलाना होगा, टैक्स नेट को और अपने बिजनेस मॉडल को ठीक करना होगा। व्यूअर्स, आपने कमर ज़मान भट्टी साहब की और काशिफ भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी। यकीनन एक खैर खाही का पहलू इसमें इस हवाले से है कि सहाफ़ी बहरहाल अपने जॉब के साथ, अपने कारी के साथ और अपने मुल्क के साथ इस कदर मुखलिस है कि उसकी ये ख्वाहिश है कि मुल्की हालात बेहतर हों, सियासी सेटअप में बेहतरी आनी चाहिए और
मीशत को जो है अब मज़ीद नीचे जाने से रोका जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ख्वाजा आफ्ताब हसन और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।